अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एफ स्टेट्स। मेरा नाम मोहम्मद फरमान ख़ान है और आज का जो ये व्लॉग है वो आपने जैसा कि डीपी में देखा होगा। मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा, एक जनरल टिप्स जो कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें तो जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हम बहुत मिस करते हैं चीज़ों को तो बहुत ज़रूरी हैं जो आप इस चीज़ों को फॉलो करें। ऑब्वियसली इट्स अ टेक्निकल और इट्स अ लीगल मैटर, बट मैं बीइंग अ प्रॉपर्टी डीलर आई वुड एडवाइस कि किस तरह से जो है लोगों को अपना परसू करना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। हम जानते हैं कि हम पूरी जमा पूंजी पूरे अपने ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाते हैं प्रॉपर्टी में। और आपको पता ही है कि कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर एक बहुत रुझान है स्कैम का, और प्रॉपर्टी में स्पेशली एक बहुत बड़े स्कैम्स होते हैं और लोगों को जो है अनफॉर्चुनेटली बेयर करना पड़ता है, उनको बहुत बड़े लॉसेस हो जाते हैं। मेरे लिए मेरे सामने बड़ी एग्जांपल्स हैं जिन्हों को प्रॉपर्टी डीलर्स ने एक तरह से स्कैम किया, प्रॉपर्टी बेच दी, और जब वो आज फॉर एग्जांपल खड़े हैं कहीं पे तो वो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है बिकॉज उसकी जो लीगल स्टेटस है वो कहीं ना कहीं वो मिसिंग है, वो लीगल स्टेटस है उसका। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि इस तरह के आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। तो 5 टिप्स के अंदर जो पहली टिप है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि देखें, नॉर्मली जब हम प्रॉपर्टी देखते हैं एक पूरा मरहला है जिसमें प्रॉपर्टी एजेंट हम इंगेज करते हैं, उसके बाद जो है प्रॉपर्टी देखते हैं जाके। उस पर भी इंशाल्लाह मैं एक जल्द ही करीब एक वीडियो बनाऊंगा कि प्रॉपर्टी सिलेक्शन तक का क्या प्रोसेस हमें रन करना चाहिए। राइट नाउ आपने फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी एजेंट को एंगेज किया, आपकी एक डिज़ायर बजट था, उसके अंदर आपने जाके जो है एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम कि सिलेक्शन के बाद का क्या क्राइटेरिया, क्या स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो हम मिस कर जाते हैं, जो सबसे पहला पॉइंट है मेरा इस पूरी वीडियो का, कि आप जब भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लें सबसे पहले आपको इंगेज करना है लॉयर। यहाँ पे हम मिस कर जाते हैं और यहाँ हम प्रॉपर्टी एजेंट की बात से ही जो है हम सारी जो चीज़ें मैनेज करवा रहे होते हैं आगे का। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, टिप ये है कि आप सबसे पहले जब आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लें एक प्रॉपर्टी लीगल एडवाइज़र यानी कि प्रॉपर्टी का जो लीगल जो बंदा है उसको इंगेज कर लें, जो आप समझें लॉयर होगा। उस आगे का लाएमल आप उसके साथ सारा तय करें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है लॉयर इंगेज करना। और दूसरा जो है जो इसके अंदर मैं आपको टिप दूंगा वो ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदें तो लीगल ओनर से ख़रीदें। एडवाइस यही है कि कोशिश यही करी जाए कि जो लीगल ओनर है सिर्फ उसी से प्रॉपर्टी ख़रीदी जाए। लीगल ओनर से मुराद ये है मेरा कि कुछ ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि इन्वेस्टर हज़ार जो हैं प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं मतलब इन पे, और उसको अपने नाम पे नहीं कराते ऑब्वियसली, क्योंकि वो आप ओनरशिप लेना नहीं चाहते, उससे पावर ऑफ अटर्नी ले लेते हैं ओनर से, और फिर वो आगे सेल कर होते हैं मुझे और आप जैसे बंदों को मार्केट के अंदर। तो एडवाइस ये है इसके अंदर कि आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदें लीगल ओनर से खरीदें, क्योंकि उसमें ये कि आपके सामने डायरेक्ट ओनर बैठा होगा, वो आगे भी आपको जब रजिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी तो वही ओनर आपके सामने आ रहा होगा। ये सेकेंड एडवाइस हो गई। तीसरी एडवाइस ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो जो प्रॉपर्टी के बारे में एडवर्टीजमेंट करें। एडवर्टीजमेंट करने से क्या होगा, आपकी दो चीज़ें जो हैं, अगर इन केस उसके अंदर एडवर्टीजमेंट में लोग नॉर्मली एक फॉर्मेट होता है जो फॉलो कर रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि आप उसका लीगली अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है वो उसके बारे में एडवर्टाइज करेंगे। अगर इन केस कोई लीगल डिस्प्यूट है तो आप हमसे रब्ता करें, या कोई अगर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई कोर्ट का स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, तो वो एक आपका एक टेम्पलेट होता है, उस पर आप कर देते हैं, उसमें एक ड्यूरेशन दे देते हैं कि भाई 5 दिन का या 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते के अंदर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर इन केस कोई इस तरह की लीगल उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी तो वो उस जो 2 हफ्ते के पीरियड के अंदर आपसे अप्रोच कर लेंगे। इन केस अगर नहीं भी होती तो आपके पास एक एडवर्टीजमेंट होगी फ्यूचर में कि भाई यार ये हमने एक सबूत है एविडेंस के तौर पर कि हमने ये ऑलरेडी पब्लिश कर दिया था पब्लिकली जो है। उसके बाद जो चौथी एडवाइस है वो ये है कि सेल एग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो बहुत सी जगहों पे देखा जाता है कि सेल एग्रीमेंट जो है नहीं होता, वो एक सादा कागज़ के ऊपर हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपने लॉयर इंगेज किया है फर्स्ट स्टेप के अंदर,
वो आपको सब चीज़ों में हेल्प कर रहा होगा, सही ना। उसका यहाँ से रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो सेल एग्रीमेंट है ना, वो आपकी टर्म से बन रहा होगा। नॉर्मली क्या होता है, हम लॉयर को एंगेज नहीं करते हैं और हम प्रॉपर्टी एजेंट से कहते हैं यार अभी सेल एग्रीमेंट बना लें। अच्छा, प्रॉपर्टी एजेंट अपने हिसाब से बनाता है, ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट नहीं होता। हाँ, प्रॉपर्टी एजेंट जितना भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक एक्सपीरियंस नहीं होता और केस टू केस वरी कर रही होती चीज़ें। अच्छा, मार्केट के अंदर बड़ा हमने देखा है जनरली जो है सेल एग्रीमेंट छपे छपे मिल रहे होते हैं और प्री फॉर्मेट होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं। अब उस पर लोग प्रॉपर्टी एजेंट उसको निकालता है, प्रिंट करता है, आपकी डिटेल्स भरता है, सेलर की डिटेल भरता है और उसको सेल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें आप लॉयर को इंगेज करें। जब लॉयर होगा तो वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन और आपके और सेलर के जो भी मामला तय हुए हैं उसको देखते हुए एक सेल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेगा और वो ऑब्वियसली कानून के हिसाब से बना हुआ होगा। वो उस टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आपकी सारी जो रिस्क एंड होगा वो कवर कर रहा होगा। अच्छा, लॉयर से ही कराने का एक और फायदा ये है कि सेल एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे होगा। अच्छा, बहुत ज़रूरी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ टिप के अंदर ही है। सेल एग्रीमेंट ऑन स्टैम्प पेपर बेसिकली ये टिप है। स्टैम्प पेपर के ऊपर कराना ज़रूरी है। इन केस फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने एग्रीमेंट किया, 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, एग्रीमेंट ये हुआ कि भाई 3 महीने में हम फुल पेमेंट कर देंगे, 10% पेमेंट हम आज आपको कर रहे हैं सेल एग्रीमेंट के टाइम पे, और खुदा न खासा 3 महीने में कोई डिस्प्यूट आ गया, सेलर ने नहीं बेचना चाहा या बायर जो है वो भी बैकआउट कर रहा है, तो सेल एग्रीमेंट अगर स्टैम्प पेपर पे होगा तो उसका लीगल स्टेटस उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, वो कानून में या उधर कोर्ट के अंदर चैलेंजेबल होगा। अगर वो सेल एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पर नहीं होता है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा वीकनेस हो जाएगी। अच्छा, जब भी आप लॉयर से बनवाएंगे तो लॉयर तो लाजमी आपको सेल जो एग्रीमेंट है वो करवाएगा ही स्टैम्प पेपर के ऊपर, इसके अलावा वो कभी नहीं करवाएगा। तो और आखिरी जो मेरी 5वीं टिप है वो ये है कि जब भी आप सेल एग्रीमेंट हो जाए, अच्छा एक केस इसमें 5वीं टिप से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली मैं एक दो प्रॉपर्टीज़ मैंने देखी हैं जिसमें जब हम विजिट करवाते हैं क्लाइंट को तो उसमें जो सामने बंदा आता है वो क्लेम करता है कि मैं ओनर हूँ, सही ना। अच्छा, अब 2-3 बार ऐसा हुआ, मैंने उससे पूछा कि भाई सही आप ओनर हैं तो आप जब सेल डीड आपके नाम से बनी, कहता नहीं वो कोई और बंदा है। अच्छा भाई, ऐसा क्या बात हुई, आप ओनर हैं? तो इसमें होता क्या है नॉर्मली कि जब सेल डीड बन रही होती है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जैसे मैंने आज खरीद ली प्रॉपर्टी, मैंने तय कर लिया कि ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। 3 महीने बाद जब पेमेंट का टाइम आया, मैंने 100% पेमेंट करी सेलर को और उसको कहा यार मैं सेल डीड नहीं करूँगा, आप पावर ऑफ अटर्नी दे दें, क्योंकि जो है ना मैं हो सकता है 6 महीने साल बाद बाहर जो है इसको बेचूंगा। तो कुछ ये बायर्स के लिए भी इसमें एडवाइस है और ये सेलर्स के लिए भी। सो सेलर से गुजारिश ये है कि सेलर्स अब कभी पावर अटर्नी ऐसे ना दें, और बायर्स के लिए ये वो है कि वो अवॉइड करें ऐसी डील जहाँ पे बीच में जो है आपका जो है पावर ऑफ अटर्नी की दी हुई है और सेल डीड नहीं हुई पुराने ओनर से। तो सेल डीड करें और उसके बाद जो है जब आप फॉर एग्जांपल एंड में आपकी जब सारी टर्म पेमेंट वाला टाइम आ जाता है तो आप उस टाइम पर लाजमी सेल डीड करें, पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम पे ना लें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है इसके अंदर है कि फॉर एग्जांपल आप पावर ऑफ अटर्नी, कोई कहता है यार मुझे बहुत ज़रूरत है या कोई किसी वजह से ले रहा है फॉर एग्जांपल, जो कि नहीं लेनी चाहिए अगर ले रहा है, और वो पावर ऑफ अटर्नी ले लेता है। अच्छा, पावर ऑफ अटर्नी जो है ना वो उसमें बड़ी बारीकी है, वो ये है कि पावर ऑफ अटर्नी जो है ना वो सिर्फ सेलिंग राइट्स देती है, ओनरशिप नहीं देती आपको। रिमेंबर, आपको कभी भी पावर ऑफ अटर्नी ओनरशिप नहीं देती। आपने पावर ऑफ अटर्नी ले ली, आपने सेलर को 100% पेमेंट कर दी 3 करोड़ रुपए आज की तारीख में और उससे ले ली पावर ऑफ अटर्नी। अच्छा, पावर ऑफ अटर्नी क्या है कि वो आपको सेलिंग राइट दे दिया उसने आपको। इन केस खुदा ना खास्ता, ये ऑब्वियसली कानूनी चीज़ है, लेकिन मुझे जो जितना पता है, जितना मैंने समझा इस चीज़ को, इन केस जो सेलर का इस ड्यूरेशन के अंदर आपकी पावर ऑफ अटर्नी आपके बाद सेलर की डेथ हो जाती है तो जो उसका जो राइट है, आप सेलिंग राइट वो खत्म हो जाता है। नाउ जो उसके वर्सा हैं उसके पास उसका लीगल राइट चली जाती है, ओनरशिप चली जाती है। तो ये बड़ी बारीकी है इसके अंदर, बड़ी समझने वाली बात है। बताने का मकसद ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो उसके अंदर सेल डीड करें, अपने नाम पे करवाएं और फिर वो ऑब्वियसली एक आगे का प्रोसेस है रजिस्ट्रार वगैरह का। तो ये मैंने 5 टिप आपको दी, मैं इसको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। पहली बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉयर हायर करें जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, लॉयर हायर करें। दूसरी ये है कि हमेशा प्रॉपर्टी लीगल ओनर से बाय करें, बीच में कोई भी बंदा अगर ऐसा हो जिसका पावर अटर्नी है उससे बाय ना करें, अवॉइड करें ऐसी सिचुएशन। 99% लोग तो नॉर्मली जो है आपके सामने ओनर ही होता है, बट बीच में इन्वेस्टर्स होते हैं कुछ हजरात जो कि आपको पावर अटर्नी भी दे रहे होते हैं, तो उनका अवॉइड करा जाए, या फिर लॉयर के थ्रू अगर जाए तो वो पूरा मेक श्योर करे
कि जो प्रोसेस है वो स्मूथ है और ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। तीसरी चीज़ ये है, एडवर्टाइजमेंट करें, जब भी प्रॉपर्टी खरीद लें एडवर्टाइज कर लें, ताकि जो है अगर कोई उस पर लीगल स्टेटस वगैरह है तो वो कोई लॉ सूट वगैरह फाइल हुआ है तो वो आपके सामने आ जाए। चौथी चीज़ ये है कि उसका सेल एग्रीमेंट करें, आप स्टैम्प पेपर पे सेल एग्रीमेंट करें, ताकि वो लीगल उसका जो पावर है आपके एग्रीमेंट की वो एक मजबूत हो जाए। और लास्ट जो उसकी सबसे चीज़ ये है कि आप सेल डीड करें, उसके ऊपर कभी भी जो है आप जो है ना इसकी जो है पावर अटर्नी ना लें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आगे के लिए भी इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।